कि अभी सबसे बड़ी समस्या देश में जो है ना आरएसएस और बीजेपी है, तो इसलिए उसको हराओ, यही सबसे बड़े मेरे जहन में आ रहा है बात। क्योंकि आरएसएस उसका पॉलिटिकल आउटफिट बीजेपी है और वो समझते हैं कि उन्होंने इंडियन रिपब्लिक पर कब्जा कर लिया है। वो डेमोक्रेसी चुन के आए हैं, शासन करने के लिए नहीं, लग रहा है कब्जा कर लिया आरएसएस बीजेपी ने। संविधान क्या है और लोकशाही संविधान खतरे में है, ये सब बात हो रही है। और नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब भी चाहें तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ये लीला है, मैं कहता हूँ आरएसएस बीजेपी लीला है। उसके 100 मुंह हैं, एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा। बाबरी मस्जिद था तो विश्व हिंदू परिषद आगे था, अब राम मंदिर बन गया कोर्ट से, तो अब क्रेडिट भी ले रहे हैं कि हम ही ने बनवाया है। तो इनके 100 मुंह हैं और वो विश्वास करने लायक नहीं है। क्या आप बीजेपी के नेता अभी इलेक्शन कैंपेन में कई जगह हमने सुना कि 400 सीट चाहिए, क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है, 272 से तो सरकार बना सकते हैं, लेकिन 400 आएगा तो संविधान बदलेंगे। क्या मिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसी भी ऐसे मेंबर के खिलाफ, या बीजेपी ने या आरएसएस ने कोई एक्शन लिया? टिकट काटा? इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। तो इसीलिए जब मोदी साहब बोले कि बाबा साहब भी नहीं बदल सकते, इसका मतलब निश्चित है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि वो जो बोलते हैं उसका सीधा उल्टा करते हैं। जब संसद में आए थे तो उन्होंने झुक के जो है ना प्रणाम किया था, माथा टेका था संसद को, और पता लगा कि वो संसद छोड़ के नया संसद बनवा दिए, गुरु जी को भेज दिए मार्गदर्शक मंडल में, और भारत रत्न भी दिए, खुश हो जाइए थोड़ा सा। तो ये समझना है, और बेसिक फंडामेंटल, मैं इतिहास का छात्र हूँ इसलिए बेसिक बात समझता हूँ। एक एक जो बीमारी का सिम्टम सब नहीं देखते हैं, जड़ कहाँ पे वो समझने की कोशिश है। ये जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो गोरखपुर का वो कल्याण प्रेस था, वो सब अंबेडकर के खिलाफ और संविधान के खिलाफ कितने छपते थे वहाँ पर। लागू हुआ तो ऑर्गेनाइजर ने पहला ही 4 दिन बाद ही लेख छपा कि संविधान को नहीं मानते। तो जो संविधान को मानता ही नहीं, जिसके मूल में ये बात हो, उससे ये अपेक्षा करना कि वो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन रिपब्लिक, मैं कह रहा हूं, को बचाएगा, ये उसी तरीके से है जैसे दही बिल्ली के सामने रख दें और सोचे कि बिल्ली दही नहीं खाएगी। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज तो इलेक्शन के समय बोलते हैं, हम लोग तो नैनीताल जी बैठे हुए पिछले 10 साल से यही बात कह रहे हैं, और जो बात कह रहे हैं अब लीडर लोग भी बोल रहे हैं। भाई संविधान क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में ही कि संविधान एक अस्थि पंजर है, स्केलेटन है, उसमें ब्लड और फ्लैश डालना है। एक आइडियल है कि संविधान, और जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से पूरा भारतीय समाज और संस्कृति वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा, केमिकल लैब की तरह की डाला तुरंत बदल, ऐसा नहीं था। ये बात जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे ये भी जानते थे, डॉक्टर अंबेडकर भी जानते थे, जवाहरलाल नेहरू भी जानते थे। इसलिए एक आदर्श स्थिति थी कि भाई इसको अचीव करना है। 25 नवंबर 1949 के भाषण में ही डॉक्टर अंबेडकर ने इशारा कर दिया था कि संविधान कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, वो कौन लागू करने वाला है, इसकी प्रकृति क्या है, वो सोचता कैसे है, उसके सोच पर निर्भर करेगा कि संविधान कैसा होगा। अगर अच्छा आदमी है और संविधान खराब भी है तो वो अच्छा बना देगा उसको। अगर संविधान अच्छा है, उसको लागू करने वाले लोग अगर खराब हैं तो संविधान खराबी साबित, उस समय इशारा हो चुका था। तो ये असेसमेंट करना कि 10 साल में, देखिए संविधान, मेरी ये समझ है कि हो सकता है, ये संभव है कि संविधान हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठाएंगे और संविधान खत्म करेंगे, घोषणा करके हो सकता है संविधान नहीं बदला जाए। ये भी संभव है कि बगैर घोषणा किए हुए भी संविधान खत्म किया जा सकता है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर द लास्ट 10 years। 10 साल से आप देखिए जो संवैधानिक प्रावधान है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अच्छा आवाज अब आ रही है,
आवाज़ तो ठीक ही है मेरी। डॉक्टर अंबेडकर ने ही कहा कि कानून के नज़र में तो हम सब समान होंगे, लेकिन प्रशासन के नज़र में हम समान हैं कि नहीं हैं, यही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बात है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर रहे थे। क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा है कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर में तलाशी ली जा रही है और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर की तलाशी नहीं होगी? बीजेपी के जितने लोग, एक तरफा इलेक्शन कमीशन तो एक तरफा है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है सीधा सीधा, कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं बीजेपी के लीडर्स, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखता। जब चुनाव के समय एक कॉमन बच्चा भी बता देगा कि 10वीं का बच्चा बता देगा कि चुनाव के समय सारे प्रशासनिक शक्तियां जो है इलेक्शन कमीशन के पास होती हैं, तो क्या ईडी सीबीआई भी इलेक्शन कमीशन के बियॉन्ड है? जब डीएम इलेक्शन कमीशन के इशारे पे काम करता है, सीएम इंटरफेयर नहीं कर सकता है वहां। इलेक्शन कमीशन जब चाहे उसका ट्रांसफर कर सकता है। तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स क्या इलेक्शन कमिश्नर के कंट्रोल में नहीं है? और कह रहे हैं कि हम भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं विश्वविद्यालय कैंपस में रहता हूं और मैं ये समझता हूं कि जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बैरिकेडिंग शुरू हो जाए, बैरिकेड्स लगने शुरू हो जाए, जब नंदिता जी कॉलेज में मुझे जाने से रोका जाए, चाहे रामजस में जाने से रोका जाए, तो ये सिम्टम है कि तानाशाही आ चुकी है। और हर जगह एक छोटा रिचार्ज मोदी बैठा हुआ है, चाहे कॉलेज का प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, थानेदार हो, कोई भी हो, छोटा, हर जगह ऊपर फिल्टर डाउन करता है पूरा। तो सबसे पहली बात है कि संवैधानिक प्रावधानों को अगर आप खत्म कर दें, शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स, शो मी योर पार्टी, आई विल शो यू द रूल्स, शो मी योर कास्ट, योर रिलीजन, आई विल शो यू द रूल्स, ये तो सामने सीधा और सीधा हो रहा है। छोटी छोटी बातों पे जितने, भाई डेमोक्रेसी ये नहीं है कि हम सब एक विचार मानते हैं और एक साथ रहते हैं। डेमोक्रेसी ये है कि हम अलग अलग विचार मानते हैं तब भी एक साथ रहते हैं। ये है डेमोक्रेसी। क्या 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये कोई कह सकता है कि हम डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी की गारंटी, और बाबा साहब भी नहीं बदल सकते हैं, और पूरे 24 गारंटी मैंने पढ़ा है, एक जगह भी सोशल जस्टिस, आरक्षण, कास्ट सेंसस एक जगह भी नहीं है, एक जगह भी नहीं। और इनसे वही उम्मीद भी क्यों करें? हम तो पहले ही कह दिए कि बिल्ली को दही देना के बराबर है। दूसरी बात मैं आ रहा हूं कि कोई भी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट कैसे होता है? वाइब्रेंट होता है अपोजिशन पार्टी का होना, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का होना। क्या मोदी राज में पब्लिक सेक्टर, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं? इसका जवाब है ना। भाई मैं जिस सोशल बैकग्राउंड से आता हूं, तो बाकी तो कह ले कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं कैसे कह सकता हूं? मेरे दादा दादी तो मजदूर थे, उसके पहले भी मजदूर रहे होंगे। वो अंबेडकर ने स्टेट माइनॉरिटी लिखा, शेड्यूल कास्ट की शिकायतें वो दिया, लोगों को मेमोरेंडम दिया। ओवरनाइट नहीं हो सकता था, लेकिन उस आइडिया को जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, तमाम लोगों ने बढ़ाया। वो पब्लिक सेक्टर यूनिट, अगर 4 रुपये फीस देकर स्कूल में मैं नहीं पढ़ा होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 424 रुपये साल का फीस देकर नहीं पढ़ा होता मैं, तो मैं हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर कैसे बनता? हम सब जितने बैठे हैं सब सरकारी स्कूल के ही पढ़े होंगे, मैं जानता हूं। मैं भी अपने गांव में ही पढ़ा हूं। तो वो विजन था, आइडिया कि एक मॉडर्न नेशन, मॉडर्न रिपब्लिक स्टेट बनाना है भारत को। इसके लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाना जरूरी था। इसलिए अंबेडकर जब नहीं रहे, तो उनका जो आइडिया था किश्तों में, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक मैं कह रहा हूं, किश्तों में वो सब चलते रहे। आखिर राजीव गांधी जवाहर नवोदय विद्यालय खोला ना, IITs, मेडिकल कॉलेजेस सब तमाम खुले ना, यूनिवर्सिटीज खुले, और उससे एक मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ।
मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ। और मिडिल क्लास ही निशाने पर है आरएसएस बीजेपी की, क्योंकि यहाँ से क्रिटिक यहीं से डेवलप होता है। और ख़ास तौर से जो दलित, ट्राइबल, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग आ रहे हैं, अब तो यूनिवर्सिटी में बिरसा फुले अम्बेडकर नारे लग रहे हैं ना, अच्छा तो नहीं लगेगा। 100 लोग आएंगे तो मान लो 90 चुप रहेंगे, 10 तो सवाल उठा देंगे, 5 तो उठा देंगे। एक आदमी भी सवाल उठा दे तो इनकी जड़ें हिलने लगती, चुल इनके हिलने लगती, तुरंत भावनाहत हो जाता है। तो पूरा पब्लिक सेक्टर यूनिट बना जिससे हम सब बने। ये मोदी सरकार, आरएसएस, कॉरपोरेट, ये मिल के पूरे पब्लिक सेक्टर यूनिट को बर्बाद कर रही है, इंक्लूडिंग माई यूनिवर्सिटी। भाई हम लोग पहले भी यूनिवर्सिटी में डिसएग्रीमेंट के साथ रहते थे, प्रिंसिपल से लड़ाई होती थी। आप तो मधु जी आपने देखा है कितना वाइस चांसलर के सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद सब हम लोग भी रहते थे उसमें, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि आपको पर्सनल विक्टिमाइजेशन करेगा। आज अगर डिसएग्रीमेंट हो तो आपके खिलाफ कुछ भी कर सकता है। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट खत्म कर देना है। 80 करोड़ लोगों को अनाज देना है। इस बार इलेक्शन जीत गया तो 100 करोड़ को ले आएगा, मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा तो जाएगा कहां। और खास तौर से मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड्स जो ईबीसी है उसमें कह रहा हूं, या आपके पास तो ना जमीन है, ना व्यापार है, ना व्यवसाय है। जो मिला जुला के था, एजुकेशन, आरक्षण, सरकारी नौकरी, इसी से आपका मिडिल क्लास बना था। एक बार खत्म तो फिर आपको जमीन गांव में भेज देगा, वहां पे खेती करवाएगा, तो थोड़ा बहुत जो मोटापा चढ़ा है खेती करने पे वो सब चर्बी उर्बी सब गल जाएगा, बीपी शुगर सब ठीक हो जाएगा। तो आरएसएस और बीजेपी दलितों को, खासतौर से आदिवासियों को, सीधे दलितों को सीधे प्रकृति के पास भेजना चाहती है। गांव में पढ़ो लिखो नहीं, हमारे खेत में काम करो, ये सवाल है। इसलिए मेरे लिए पॉलिटिकल पार्टी का जो इशू है ही, मेरे लिए एक ही मुद्दा है, डिफीट आरएसएस बीजेपी। क्योंकि सब तंत्र जो है ना उसकी जड़ वहीं पे है, वहीं पे। और चलते चलते ये कह रहा हूं, मेरे पास मैं लाया था कि एजुकेशन पे बोलूंगा लेकिन समय कम है। कास्ट सेंसस में मोदी जी नहीं बोल रहे इस बार। चलिए संयोग है कि कम से कम नहीं कह रहे कि मैं नीची जाति का हूं। कास्ट सेंसस में नहीं बोल रहा। कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, अंतिम लाइन क्या के मैं चला जाता हूं, सिर्फ एजुकेशन को लेकर। 1927 12 मार्च 1927 का अंबेडकर का भाषण है बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और उन्होंने क्या कहा था, 4 कैटेगरी में बांटा था, विकसित हिंदू, मध्यवर्ती हिंदू, पिछड़े हिंदू और मुसलमान। और पूरा आंकड़ा उन्होंने दिया था, ये आंकड़ा मेरे पास है, किसी को चाहिएगा तो मैं दे दूंगा कि क्या कहा, कि जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो तीसरे नंबर पर, सेकंड में जो है चौथे नंबर पर, और जिसकी संख्या कम है वो प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब जगह 1 नंबर पर है। तो कह रहे हैं शिक्षा के लिए अनुदान दीजिए, और आपको सोशल इनइक्वालिटी है, इस थ्योरी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और इसलिए आपको स्पेशल फंडिंग इन कैटेगरीज को पढ़ाने के लिए आपको देना पड़ेगा। विकास जी काम करते हैं एजुकेशन पर, शिक्षा की कटौती हुई है कि बढ़ोतरी हुई है, सवाल ये है। कितने यूनिवर्सिटी 10 साल में बने हैं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं बना है यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज भी नहीं खुला शायद। अब बाबा साहब से ही मैं बना हूं, गले में माला, विचारों पर ताला, ये है, ये बात मुझे लोगों को कहना है, समझाना है। और मैं समझता हूं कि जेपी मूवमेंट वो पहला काउंटर रेवोल्यूशन था, और अन्ना जो है वो दूसरा काउंटर रेवोल्यूशन था इस भारत में, और दोनों का कैरेक्टर एनालिसिस करके देख लीजिए, अन्ना आंदोलन का बाई प्रोडक्ट है। इसलिए ऐसे बहरूपियों को पर्दाफाश भी करना है। शुक्रिया, थैंक यू।